नमस्कार साथियों, हम आज नया अध्याय शुरू करते हैं। चौथा अध्याय। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र का अध्ययन किया, उससे जुड़ा हुआ ये अध्याय है। राजस्थान की झीलें, उसका हम अध्ययन करते हैं। राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान में प्रमुख रूप से दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। प्रमुख झीलें राजस्थान में मुख्यतः दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। एक खारे पानी की झीलें और दूसरी है मीठे पानी की झीलें। खारे पानी की जो झील है वो राजस्थान में तेठीस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? तेठीस सागर का अवशेष है। राजस्थान की सभी खारे पानी की झीलें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में अनेक छोटी छोटी नदियों द्वारा बरसाती जल का प्रवाह करके और इन झीलों में डाल दिया जाता है, जहां नमक का उत्पादन होता है। अब राजस्थान में नमक का उत्पादन काफी वर्षों से हो रहा है, लेकिन नमक की मात्रा में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। ये एक सोचने योग्य प्रश्न है कि इतनी भारी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाने के बाद भी इसमें कोई कमी नहीं आ रही। तो इसके संबंध में अनेक जो विद्वान हैं उन्होंने भिन्न भिन्न मत व्यक्त किए हैं। इन विद्वानों के मत के संबंध में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनको जान लेना बेहतर होगा। पहला विद्वान हम बात करते हैं होम्स की। होम्स ये कहते हैं कि जहां खारे पानी की झीलें वर्तमान में हैं, वहां प्राचीन काल में एक बड़ा जलाशय था और वो जलाशय सूख गया। उस सूखे हुए जलाशय की जगह ये झीलें हैं और उस जलाशय में जो नमक के कण थे, उन नमक के कणों की वजह से इन झीलों में नमक का उत्पादन वर्तमान में हो रहा है। ये होम्स महोदय कहते हैं। दूसरे विद्वान है वो है नोटिलिंग। नोटिलिंग ये कहते हैं कि जहां सांबर झील है वर्तमान में, यहां नीचे लवणीय जल की धारा प्रवाहित होती है। जहां सांबर झील वर्तमान में है उसके नीचे लवणीय जल है वो प्रवाहित होता है और उस लवणीय जल की वजह से ही सांबर झील में भारी मात्रा में नमक का उत्पादन होता है। ये नोटिलिंग कहते हैं। अगले जो विद्वान है वो हॉलैंड और क्राइस्ट है। हॉलैंड व क्राइस्ट। ये दोनों विद्वान ये मानते हैं कि राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम जो मानसूनी हवाएं जो अरब सागर से आती हैं, वो अपने साथ लवणीय कण हैं वो भी लेते हुए आती हैं। और जब ये मानसूनी हवाएं राजस्थान के ऊपर से गुजरती हैं तो राजस्थान तक आते आते ये शीतल हो जाती हैं और अपने साथ जो लवणीय कण ये लेके आती है, उन लवणीय कणों को आगे और ले जाने में ये असमर्थ हो जाती हैं। इसलिए अपने साथ लाए हुए उन लवणीय कणों को ये राजस्थान में गिरा देती हैं और ये गिरे हुए लवणीय कण ही भूमि से अनेक छोटी छोटी नदियों द्वारा बहाकर ले जाकर इन खारे पानी की झीलों में एकत्रित कर दिए जाते हैं और उनसे नमक का उत्पादन इन खारे पानी की झीलों में भारी मात्रा में होता है। ये हॉलैंड और क्राइस्ट महोदय कहते हैं। लेकिन ये बात सोचने योग्य भी, यदि हॉलैंड और क्राइस्ट महोदय की बात हम माने तो ये तो कण है वो पूरे राजस्थान में गिराती है इनके अनुसार। तो फिर ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में ही खारे पानी की झीलें क्यों है अकेले? पूर्वी मैदान में, दक्षिण पूर्व में पठारी भाग है, वहां ऐसी झीलें नहीं है। तो इसके संबंध में हम ये कह सकते हैं कि ये जो भूगर्भीय स्थिति है, भूगर्भीय विशेषता इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान की जो भूगर्भीय विशेषता इसके लिए जिम्मेदार है। पश्चिम मरुस्थलीय जो प्रदेश है, तेठीस सागर वाला
अवशेष का भाग है। ये पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में, यहाँ नीचे लवणीय चट्टाने हैं। क्या है? लवणीय चट्टाने मौजूद हैं, और वो लवणीय चट्टानों की वजह से केशित्व की प्रक्रिया के द्वारा इन जो खारे पानी की झीलें हैं उनमें नमक का उत्पादन होता है। यही है कि इतना भारी मात्रा में नमक का हम उपभोग लगातार करते जा रहे हैं, उसके बावजूद भी नमक के उत्पादन में कोई कमी नहीं आ रही। तो ये भूगर्भीय विशेषता है, इस वजह से है। अब राजस्थान में अनेक छोटी छोटी नदियां हैं, वह वर्षाती जल बहाकर इन झीलों में एकत्रित कर देती है और वहां नमक का उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वो नागौर जिले में है। नागौर में डीडवाना है, डेगाना है, कुचामन है, नावा है, ये प्रमुख खारे पानी की झीलें हैं। अब हम खारे पानी की झीलों का एक एक अध्ययन करते हैं। उसमें पहली झील अपन लेते हैं सांबर झील। सांबर झील, सांबर का प्राचीन नाम क्या था? शाकंभरी। शाकंभरी प्राचीन नाम था सांबर का। और वासुदेव चौहान ने यहां चौहान राज्य की स्थापना की थी। वासुदेव चौहान ने, क्योंकि शाकंभरी था वो सपादलक्ष की राजधानी थी, जिसे वर्तमान में अपन सांबर कहते हैं। यही ये झील है सांबर में। तो इसके प्रवर्तक है वासुदेव चौहान। सांबर जो झील है वो जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में फुलेरा के पास है। फुलेरा, इसकी भौगोलिक स्थिति हम देखें तो इसका जो विस्तार है वो 27 डिग्री से 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। पूर्वी देशांतर के बीच ये झील स्थित है। विश्व में यह झील यहां है। ये झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में 32 किलोमीटर लंबी है। 32 किलोमीटर लंबी है और 3 किमी से 12 किलोमीटर चौड़ी है। 32 किलोमीटर लंबी और 3 से 12 किमी चौड़ी है ये। इसमें 4 प्रमुख नदियां, इसका जो क्षेत्र है वो है 5700 वर्ग किलोमीटर जल संग्रह क्षेत्र है इसका। बहुत बड़ी झील है। 5700 वर्ग किलोमीटर इसका जल संग्रह क्षेत्र है। ये झील इतनी बड़ी है, 3 जिलों की सीमाएं छूती है। जयपुर, नागौर व अजमेर, इन 3 जिलों की सीमा को ये छूती है। इस झील में 4 प्रमुख नदियां हैं और अपना जल लाके डालती है। उसमें है मेढा, मेंथा भी बोलते हैं उसे, मेंथा भी बोलते हैं, मेंथा, खारी, रूपनगढ़ व खंडेला। ये 4 नदियां अपना जल लाके बरसात काल में इस झील को भर देती हैं। ये झील मैं बता चुका, इसका क्षेत्र कितना है? 5700 वर्ग किमी जल संग्रह क्षेत्र है। जल संग्रह क्षेत्र है इसका। इस प्रकार ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। राजस्थान की तो प्रथम सबसे बड़ी, राजस्थान की तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील
एक तरह से देखें तो ये सागर का ही अंश है, तलछट के द्वारा सागर से ये अलग हो गई है, इसलिए इसे झील है, और अन्यथा ये सागर का ही अंश है। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और चिल्का झील पहले नौसेना का एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर था। नेवी का जो एकमात्र ट्रेनिंग सेंटर पहले था वो चिल्का झील, चिल्का में ही था। तो इस तरह से सांबर देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहां प्राचीन काल में हम बात करें सांबर की स्थिति की, तो महाभारत काल में, महाकाव्य काल के अनुसार सांबर झील है वो असुरों के गुरु शुक्राचार्य का निवास और कर्म भूमि रही है। ये झील असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनका निवास वह कर्म स्थली रही है ये झील। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने राजा ययाति से विवाह किया था। ययाति से विवाह किया था। यह प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। इतिहास में प्रतिलोम विवाह का पहला उदाहरण है ये। प्राचीन काल में अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे ना। अनुलोम विवाह में क्या होता था, उच्च वर्ग का पुरुष निम्न वर्ग की स्त्री से विवाह करता था, वो तो अनुलोम विवाह कहलाता था। और प्रतिलोम विवाह इसका उल्टा था, मतलब उच्च वर्ग की जो स्त्री है वो निम्न वर्ग के पुरुष से विवाह करती थी, वो क्या कहलाता था, प्रतिलोम विवाह। तो ये देवयानी और राजा ययाति का जो विवाह है वो प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है, प्रतिलोम विवाह का उदाहरण है। क्योंकि देवयानी थी ब्राह्मण पुत्री थी, शुक्राचार्य की पुत्री थी, और राजा ययाति थे वो क्षत्रिय थे। तो वो देवयानी उच्च वर्ग की थी और राजा क्षत्रिय नीचा वर्ग माना जाता था उससे। तो ये प्रतिलोम विवाह का पहला उदाहरण था, इसलिए बता दिया। हालांकि इस जेल से भी ये जुड़ा हुआ ही है। तो यहाँ देवयानी ने राजा ययाति से विवाह किया था। यहाँ देवयानी का मंदिर भी है, देवयानी का मंदिर भी इस झील के किनारे है। इसी कारण से तो इस झील को देवयानी लोक तीर्थ कहा जाता है। देवयानी लोक तीर्थ के नाम से जानी जाती है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा धार्मिक दृष्टि से हम देखें तो यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है, क्योंकि चौहानों की कुलदेवी है शाकंभरी माता, और चौहानों ने सबसे पहले सपादलक्ष में शासन किया, और शाकंभरी वर्तमान सांबर उनकी राजधानी थी। तो यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है, शाकंभरी माता का मंदिर भी है, मंदिर यहाँ है। इसके अलावा यहाँ संत हिसासुद्दीन की दरगाह भी यहाँ है सांबर झील में। ये याद रखने के खारे पानी की झील है, नमक उत्पादन होगा, साल्ट वाला, ये तो सब जानते हैं। तो कोई नए जो क्वेश्चन इसमें बनने वाले हैं उन पर विशेष गौर करिएगा। तो यहाँ शाकंभरी माता का मंदिर है और संत हिसासुद्दीन की दरगाह भी स्थित है। सांबर झील में हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड 1964 से यहां नमक उत्पादन का काम कर रहा है, और सांबर झील है वो देश के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8% नमक का उत्पादन है वो सांबर झील से होता है। समुद्रीय नमक के अतिरिक्त झीलों में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन होता है वो सांबर झील से होता है, और ये हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जो यहाँ नमक उत्पादन का कार्य कर रहा है। इसके अलावा यहाँ सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका भी उत्पादन हो रहा है। सांबर झील को 1990 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया। रामसर कन्वेंशन, रामसर साइट भी बोलते हैं। जब नाम आ ही गया तब इसका विश्लेषण कर लेते हैं। 2 फरवरी 1971 को
ईरान के रामसर नामक स्थान पर, रामसर है ईरान में है, ये रामसर ईरान में है, वहां पर 2 फरवरी 1971 को एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय विधि किससे संबंधित? आर्द्र भूमि, विश्व में जितनी भी आर्द्र भूमियां हैं उनके संरक्षण और रख रखाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विधि को इसमें स्वीकार किया गया था, जिसके तहत जहां विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए जरूरत होती है तो वो इसमें स्वीकार कर ली जाती है और उनको विशेष प्रोत्साहन और संरक्षण दिया जाता है। तो उसी रामसर साइट में 1990 में सांबर झील को सम्मिलित किया गया। राजस्थान में रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित होने वाले 2 हैं, एक तो है सांबर झील और दूसरा है केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर। ये दोनों हैं वो रामसर कन्वेंशन में सम्मिलित किए गए हैं। तो ये था सांबर झील का मोटा मोटा अध्ययन। क्या मिस्टेक। अब अगली जो झील हम लेते हैं वो लेते हैं डीडवाना झील, दूसरी प्रमुख झील डीडवाना झील। डीडवाना को राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, वाटी का तोरण द्वार, आभा नगरी व उपकाशी, इन नामों से डीडवाना को जाना जाता है। छोटी काशी बूंदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान के मारवाड़ का सिंह द्वार, शेखावाटी का तोरण द्वार, आभा नगरी, उपकाशी, इन नामों से डीडवाना को जाना जाता है। और बागड़ जो परिवार है उसका निवास भी वो भी डीडवाना का ही है, बागड़ परिवार भी। तो इन उपनामों से डीडवाना को जाना जाता है। और डीडवाना के समीप ही ये 4 किलोमीटर लंबी झील है। कितनी? 4 किलोमीटर लंबी झील है डीडवाना झील, डीडवाना के समीप ही है। डीडवाना झील में जो नमक का उत्पादन है वो ब्राइन विधि से होता है। ब्राइन विधि से नमक का उत्पादन होता है। ब्राइन विधि में वाष्पीकरण से नमक का उत्पादन होता है। वाष्पीकरण से नमक का उत्पादन होता है। तो यहाँ डीडवाने में ब्राइन विधि से नमक का उत्पादन होता है। और देशवाल जाति वो डीडवाना में नमक का उत्पादन का काम करती है। डीडवाना में जो नमक है उसमें सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा वहां कम है। इसलिए सोडियम सल्फेट की मात्रा अधिक होने के कारण यह नमक अखाद्य है, खाने योग्य नहीं है। सोडियम सल्फेट की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि खाने वाला नमक तो सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। तो डीडवाना में सोडियम सल्फेट की मात्रा नमक में अधिक होने के कारण यह नमक है वो अखाद्य नमक है। और इस नमक का जो उपयोग है वो चमड़ा उद्योग व रंगाई छपाई उद्योग में किया जाता है। इसमें इसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ सोडियम सल्फेट बनाने का एक कारखाना स्थापित है, राजस्थान केमिकल वर्क्स लिमिटेड। राजस्थान केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड 1960 से ये यहाँ काम कर रहा है।
और ये यहाँ सोडियम सल्फेट का उत्पादन कर रहा है। यहाँ से जो सोडियम सल्फेट है उसका सर्वाधिक मात्रा में जो निर्यात है वो जापान को किया जाता है। डीडवाना झील में छोटी छोटी जो निजी संस्थाएं हैं वो भी नमक का उत्पादन का काम करती है, उन्हें देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल। डीडवाना झील में अनेक निजी संस्थाएं जो नमक उत्पादन का काम करती हैं उन्हें देवल कहा जाता है। इस झील के किनारे सरकी माता का मंदिर है। सरकी माता मंदिर यहाँ है इस झील के किनारे। इसे पाडा माता भी कहते हैं। पाडा माता ये मंदिर है, सरकी माता का मंदिर जिसे पाडा माता भी कहते हैं, वो डीडवाना झील के किनारे बना हुआ है। तो ये था डीडवाना झील के बारे में। अब अगली झील हम लेते हैं, वो है पचपदरा। ये बाड़मेर के पचपदरा में है। बाड़मेर जिले के पचपदरा तहसील है, वहां है। 400 वर्ष पहले पंचा नामक भील ने 400 साल पूर्व, 400 वर्ष पूर्व, कोई पंजाबी कहते हैं, हालांकि पंचा भील नाम था, उसने यहां पर अपना खेड़ा स्थापित किया था। खेड़ा या पूर्वा जिसे बोलते हैं, पुरावा भी बोलते हैं, वो यहां पर स्थापित किया था। इसी पंचा भील के नाम के कारण इसका नाम पचपदरा पड़ा। इस पंचा भील के नाम इसका कारण इसका नाम क्या पड़ा? पचपदरा पड़ा, इस पंचा भील के नाम के। यहां खारवाल जाति के जो लोग हैं, खारवाल या खारवेल भी कहते हैं, कई जगह खारवेल भी बोलते हैं इसे, खारवेल जाति। खारवेल जाति के जो लोग हैं वो मोरली झाड़ी है ना, उसकी टहनी पर स्फटिक का निर्माण करते हैं, उत्पादन करते हैं। पचपदरा झील में खारवेल जाति के लोग मोरली झाड़ी के टहनी पर स्फटिक का निर्माण करते हैं। ये जो झील है वो वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है, केवल वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है, यहाँ नित्यवाही स्रोत उपलब्ध हैं। नित्यवाही स्रोतों से यहाँ जल प्राप्त होता है। ट्यूबवेल वगैरह, अन्य नलकूप वगैरह, वहां उनसे इनको जल की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए केवल वर्षा के जल पर निर्भर नहीं है। अन्य जो झीलें वर्षा के निर्भर है। यहाँ पर ये सर्वाधिक खारी झील है और यहाँ पर जो नमक है, सर्वाधिक खारी झील है, ये सर्वाधिक खारी झील है भारत की। यहाँ पर है वो जो नमक है वो शुद्ध नमक प्राप्त होता है, उसमें सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा 98% है। मतलब शुद्ध नमक, उच्च किस्म का जो नमक है इस झील से प्राप्त होता है। उच्च किस्म का नमक इस झील से प्राप्त होता है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% होती है। अब अगली झील है वो है लोणकरणसर। लोणकरणसर ये झील बीकानेर में है। बीकानेर से करीब 60-70 किलोमीटर दूर है। लोणकरणसर में ये झील है, लेकिन इस झील में अब नमक न के बराबर उत्पादित हो रहा है, नमक उत्पादित नहीं हो रहा है इसमें। इसके ये 4 मुख्य झीलें थी। इसके अलावा भी राजस्थान में अन्य खारे पानी की झीलें हैं, जिसमें उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कावोद झील, कावोद व पोखरण झील, ये जैसलमेर में है। जैसलमेर। फलोदी झील जोधपुर में है। जोधपुर में खारे पानी की झील कौन सी है? फलोदी। कछोर
वह रेवासा, रेवासा झील, ये दोनों सीकर में है। इसके अलावा ताल छापर, ताल छापर, पडियारा, आरा, गोपालपुरा, गोपालपुरा, जिसका प्राचीन नाम द्रोणपुर था, द्रोण नगर। ये गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली रहा यह स्थान। ये चूरू जिले में है। यहाँ इन तीनों जगह पर, ये चूरू में है तीनों जगह, ताल छापर, पडियारा और गोपालपुरा, ये खारे पानी की तीनों झीलें चूरू में है। नागौर में डीडवाना का उल्लेख हम कर चुके। डीडवाना के अलावा कुचामन, कुचामन, डेगाना, नावा और डीडवाना, ये नागौर में है, खारे पानी की झीलें हैं। नावा जो है, यहाँ एशिया की सबसे बड़ी नमक की मंडी है नागौर में। नावा नागौर में एशिया की सबसे बड़ी नमक की मंडी है। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें। अब हम अगले अध्याय में क्या टेक्निकल, क्या टेक्निकल मिस्टेक होगा।